उत्तराखंड के टिहरी से खबर है, जहां टिहरी जिला अस्पताल बराड़ी में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहे हैं। ईएनटी विशेषज्ञ को छोड़कर लगभग सभी विभागों में डॉक्टरों की तैनाती हो चुकी है, जिससे अब अधिकांश मरीजों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलने से मरीजों का भरोसा अस्पताल पर बढ़ गया है। अस्पताल में हर महीने 100 से अधिक प्रसव कराए जा रहे हैं। जनवरी महीने में 27 से 28 सिजेरियन डिलीवरी यहां पर सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। इससे स्पष्ट है कि यहां सामान्य प्रसव के साथ साथ जटिल प्रसव की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में सुरक्षित सेवाएं दी जा रही है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अमित राय ने बताया कि डॉक्टरों की नियमित तैनाती और बेहतर प्रबंधन के कारण स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि शेष रिक्त पदों को भरने और सुविधाओं को और मजबूत बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर लगातार मिलती रहे। अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती यहां पर हो गई है। टिहरी अस्पताल में बराड़ी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। जटिल प्रसव भी यहां पर सफल है। तो टिहरी अस्पताल बराड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहे हैं। जटिल प्रसव भी यहां पर सफल तरीके से कराया जा रहा है और जनवरी महीने में 27 से 28 सिजेरियन डिलीवरी यहां पर कराई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ यहां पर सिजेरियन डिलीवरी भी बड़े ही सही तरीके से हो रही है, जिससे क्षेत्रवासियों का अस्पताल पर भरोसा बढ़ गया है और लोगों को इलाज के लिए इसके बाद कहीं बाहर जाना यहां पर नहीं पड़ता है। सारे स्पेशलिटी है एक्सेप्ट हमारे पास ईएनटी को छोड़कर सारे स्पेशलिटी है। और हमारे पास वर्तमान में जो सर्जरी हो रही है, जो आधुनिक सर्जरियां होती हैं, वो सारी सर्जरी हो रही है। जैसे जनरल सर्जरी में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, दूरबीन विधि के द्वारा सर्जरी कर रहे हैं। और हेमोरॉइड की भी सर्जरी हो रही है गन के द्वारा, जिसमें मिनिमल कट होता है, मिनिमल ब्लड लॉस होती है, वो सर्जरी कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिशियन के द्वारा हमारे पास सारी तरह की सर्जरियां हो रही हैं। इनफैक्ट इम्प्लांट डालना, नेलिंग करना, के वायरिंग करना, ये सारी हो रही है। और हमारे पास सिजेरियन में पिछले महीने में हमारे पास कभी कभी 25 से 26 सिजेरियन हुई हैं, जो दूर दराज से महिलाएं आती हैं। उनके लिए ये बहुत ही वरदान का विषय है कि यहाँ 24/7 हो रही है और 70 के करीब वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो हम 100 से ऊपर की डिलीवरी हर महीने। और अब खबर देहरादून से है, जहां दूध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दूध संघ परिसर देहरादून में आंचल कैफे प्लस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कैफे आंचल ब्रांड को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम है। उनकी सोच रही है कि आंचल के उत्पाद सीधे जनता तक पहुंचे और इसके लिए एक हाई एंड कैफे की परिकल्पना भी की गई थी, जिसे आज धरातल पर उतार दिया गया है। मंत्री ने बताया कि यह कैफे युवाओं, बुजुर्गों और परिवारों के लिए बेहतर बैठने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा कि मंत्रालय संभालने के बाद से उनकी प्राथमिकता आंचल को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करने की रही है, जिससे कि प्रदेश के जन जन तक उत्पाद पहुंच सके। उन्होंने बताया कि यह 8वां कैफे है, जबकि प्लस मॉडल का यह पहला कैफे है। राज्य के अब तक आंचल ब्रांड के 8 कैफे खोले जा चुके हैं और ये एक और कैफे की शुरुआत हो गई है। देहरादून में आंचल कैफे प्लस का शुभारंभ हुआ तो मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कैफे का उद्घाटन किया है। राज्य में अब तक आंचल ब्रांड के 8 कैफे खोले जा चुके हैं। देहरादून से खबर है, जहां मंत्री बहुगुणा ने कैफे का उद्घाटन किया है। आंचल कैफे प्लस का यहां पर उद्घाटन हुआ है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में आंचल कैफे के 8 कैफे यहां पर खोले जा चुके हैं। आंचल ब्रांड के 8 कैफे पहले से खोले जा चुके हैं और आज एक और कैफे का उद्घाटन हुआ है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसका शुभारंभ किया है। जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी रहा है कि आंचल को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, उत्तराखंड के जन जन तक लोगों को आंचल का ब्रांड को पहुंचाना है। और ये 8वां कैफे है। ये प्लस पहला है, लेकिन टोटल में उत्तराखंड में 8 कैफे अभी तक खोल चुके हैं। चारधाम यात्रा रूट पर भी हमने कुछ कैफेज खोले थे जो बहुत अच्छा चल रहे हैं। और 80 लोगों के ऊपर
हम आज तक रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के युवा लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, दिव्यांगजन हैं। ये भी हमारी पहली बार कोशिश रही है कि इस कैफे में हम 4 दिव्यांगजनों को रोजगार के रूप में उनको भी जोड़ें, ताकि उनकी भी जिंदगी जो है वो आगे अच्छी हो सके। और उम्मीद यही करूंगा कि अगर ये कैफे अच्छा चलता है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि चलेगा, तो हम और भी इस तरीके के कैफे पूरे उत्तराखंड में, हर जिले में जो 13 जिले हैं उनमें खोल के उत्तराखंड की जनता तक अपना आंचलिक प्रोडक्ट। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि गैरसैंण में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा और बेहतर एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तेज हो सके। गैरसैंण को लेकर लंबे समय से राजधानी बनाने की मांग उठती रही है। कांग्रेस के इस ऐलान को चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गया है। उसके बाद कांग्रेसी नेता का बयान सामने आया, बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसी के साथ एयरपोर्ट का निर्माण होगा, जिससे बेहतर एयर कनेक्टिविटी यहां पर हो पाएगी। अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, 2 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहां पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहां पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहां से चला सकते। दूसरा, जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहां पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहां 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में बात है। एक तो वहां पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। दूसरा, गैरसैंण में ही जो दूधातोली फॉरेस्ट है, दूधातोली फॉरेस्ट में एक ऐसी रिज है जो स्ट्रेट 3 किलोमीटर सीधी है, स्ट्रेट 3। और अब उत्तराखंड के लोहाघाट से खबर है, जहां नगर से सटे चौड़ी राय गांव में इस बार होली केवल रंगों का नहीं बल्कि संस्कार और संकल्प का पर्व बनेगी। ग्रामवासियों ने एकादशी से शुरू होने वाली पारंपरिक होली को भव्य, दिव्य और पूर्णतः नशा मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। ग्राम प्रधान जानकी राय की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह संकल्प लिया गया, जबकि संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नरेंद्र राय ने किया। देवभूमि की परंपरा अब पूरे अनुशासन और सांस्कृतिक गरिमा के साथ यहां पर गूंजेगी। लोहाघाट से खबर है, जहां युवाओं से संस्कृति बचाने की अपील की गई है। चौड़ी राय में भव्य और नशा मुक्त होली का संकल्प लिया गया है। देवभूमि की परंपरा एकादशी से शुरू होने वाली है। मंदिरों में पारंपरिक होली का गायन यहां पर गूंजेगा। तो इस बार होली विशेष रूप से मनाई जाएगी। एकादशी से होने वाली होली अर्थात जो 27 फरवरी से हमारी होली होगी, उस संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और ये निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से विगत वर्षों में हम इस होली को नशे से पूरा मुक्त रखते हैं और पूरे अनुशासन के साथ अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम करते हैं, उसी प्रकार अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए होली को हर्षोल्लास से मनाएंगे। और इस वर्ष होली विगत वर्षों की भांति हमारे विभिन्न मंदिरों में जाकर के, ऋषेश्वर मंदिर में जाकर के, पुनः देवालय मंदिर में ही इसका भव्य आयोजन किया गया। और अब ऋषिकेश से खबर है, जहां इन दिनों आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों की जान पर बनाई है। शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों और आवासीय इलाकों में खुलेआम घूम रहे सांड कई बार राह चलते लोगों पर हमला कर चुके हैं, जिससे चोटिल होने की घटनाएं भी यहां पर सामने आई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी यहां पर जोखिम भरा हो गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई यहां पर नहीं हो पाई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन यहां पर मिल रहे हैं,
जमीनी स्तर पर समाधान नजर नहीं आ रहा। आवारा पशुओं के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा यहां पर बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल ठोस कदम उठाकर इस गंभीर समस्या का समाधान करने की मांग की है ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके। और अब गदरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक बार फिर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में है। जिला प्रशासन ने हाल ही में उनके आवास स्थित कैंप कार्यालय को लेकर नोटिस जारी किया था। प्रशासन का दावा है कि कैंप कार्यालय की भूमि अतिक्रमण की श्रेणी में आती है और उसे हटाने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था। प्रशासन ने साफ कहा कि यह भूमि अतिक्रमण की जद में है और इसे हटाया जाए। इसी के जवाब में विधायक अरविंद पांडे ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि अगर मैं अतिक्रमणकारी हूं तो मेरी संपत्ति को तुरंत तोड़ा जाए, कार्रवाई में देरी क्यों। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद पांडे ने जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनके कैंप कार्यालय की जमीन अतिक्रमण में आती है तो प्रशासन बिना भेदभाव के तुरंत ध्वस्तीकरण करे। उन्होंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी को पत्र भी सौंपा है। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव से पहले भी विधायक अरविंद पांडे पर भू माफियाओं से जुड़े आरोप लगाए गए थे और अब एक और ऐसा मामला सामने आया है। हमारे आवास पे, ऑफिस पे सरकार द्वारा नोटिस लगाया गया कि ये ज़मीन सरकारी है। हो सकता होगी और हो सकता है कि मेरी जानकारी में, या हो सकता है जानकारी में ना भी हो, लेकिन जिम्मेवारी मेरी बनती है। सरकारी आवास पे अगर जो कोई मान लो कि शेड बना होगा या मेरी बाउंड्री वाल बनी होगी या मकान का भी कुछ हिस्सा आता होगा तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ और इसी नाते मैंने शासन को चिट्ठी लिखी है कि कम से कम आके मुझे ये बता दें कि ये ज़मीन सरकारी है, आपने यहाँ गलत निर्माण किया है। तो मैं अपनी भूल ठीक करने के निमित्त, और इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो हम अपनी गलती ठीक कर लेंगे। कम से कम सीमांकन कर दिया जाए ताकि ये सरकारी ज़मीन से जो कब्जा है ये हटे, और सरकार को आगे हटाना चाहिए। हम पूरा सहयोग करेंगे। खटीमा के जनपद उधम सिंह नगर में बुजुर्ग महिला हत्याकांड का पुलिस ने यहां पर खुलासा कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में गठित टीमों ने करीब 60 से 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की। 18 फरवरी की रात डायल 112 पर सूचना मिली थी कि देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी स्थित मकान में जानकी चंद का शव खून से लथपथ पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी, जिसमें मृतका का भतीजा रविचंद संदिग्ध पाया गया। इसके बाद 21 फरवरी को पुलिस ने उसे जनकट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पैसों की जरूरत के चलते वारदात को अंजाम देना यहां पर स्वीकार किया है और अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। ये व्यक्ति घर से दरवाजा बाहर से लॉक करके निकल गया, तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीजें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये लूटपाट का घटना मानी जाएगी? ये क्योंकि पैसे का मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का लालच के चलते ही इसने ये घटना कारित करी है। और अब रुद्रपुर से खबर है, जहां रुद्रपुर के 3 पानी डैम के पुनर्निर्माण के लिए 1.74 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत होने पर वार्ड वासियों में खुशी की लहर छा गई। महापौर विकास शर्मा के प्रयासों से जारी इस बजट के बाद पार्षद पवन राणा के नेतृत्व में उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। साथ ही महापौर ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद प्रस्ताव आगे बढ़ा और शासन ने पहली किश्त के रूप में 1,04,89,000 रुपए जारी कर दिए हैं। डैम के पुनर्निर्माण में नया पुल, आधुनिक गेट और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान यहां पर होगा।
तीन पानी डैम बोलते हैं, जहाँ से 3 नहरें निकलती हैं और लगातार यहाँ पर पानी की समस्या रहती थी और ये पानी सड़कों पे आ जाता था जब बरसात ज़्यादा होती थी। तो यहाँ शिवपुर कॉलोनी हो, दुर्गा कॉलोनी हो या अन्य जो कॉलोनियाँ ये क्षेत्र हैं, सारे पानी में डूब जाते थे और बहुत समस्या होती थी। हम यहाँ आते थे, आपने देखा, और लास्ट में हमें इस पुल को तोड़ना पड़ा ताकि पानी का बहाव प्रॉपर जा सके। और उसके बाद हमने लोहे का पुल बनाया। नगर निगम ने कभी लोहे का पुल नहीं बनाया, हमने वो भी काम किया। अस्थायी पुल अभी तक चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये पुल नगर निगम का बनाया हुआ है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सितंबर को खटीमा आते हैं, नानक मता खटीमा उनका दौरा था और उनसे मेरी बात होती है। वहाँ जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया भी थे। हमने अपनी समस्या रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया, डीएम से भी कहा कि तुरंत आप इसका प्रस्ताव बनाइए और भेजिए। और आज वो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। आज ये रोड डबल होने वाली है, आज ये नहरें अच्छी होने वाली हैं। अब ये पानी का जाम खत्म हो जाएगा, और 3 गुना पानी निकल के जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये क्षेत्र का जो डूबने की समस्या वो समाप्त होगी। और मैं समझता हूँ जब से मैं पैदा हुआ उससे पहले का ये पुल बना हुआ है, तो 47 साल का तो मैं भी हो गया हूँ। तो ऐसे पुल को पुनः बनाने का काम हमारी दावी सरकार ने। और अब खबर चंपावत से है, जहां वन्य जीव तस्करों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के कुशल नेतृत्व में जनपद में वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। उनके निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों और एसओजी टीम को सख्त वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी टनकपुर वंदना वर्मा के निर्देशन में 19 फरवरी 2026 को एसओजी टीम ने चलथी में सूचना और सुराग रस्सी के आधार पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध ईश्वर राम को पकड़ लिया गया। मामले में आरोपी के कब्जे से लगभग 162 सेंटीमीटर लंबी, करीब 2 वर्ष पुराने गुलदार की खाल, एक ओप्पो मोबाइल फोन और 540 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। और अब देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में 4 धाम यात्रा के लिए जिलों को बजट जारी किया गया है, जिससे यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। पर्यटन सचिव धीराज घबराल ने बताया कि सभी डीएम के साथ बैठकें पूरी हो चुकी हैं और मांगे गए बजट के अनुसार राशि जारी कर दी गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून और टिहरी को 1-1 करोड़ रुपए यहां पर मिले हैं। इस बजट से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। खासकर अंतिम समय में फिजिकल रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर शासन स्तर की मीटिंग जल्द होगी, जिससे ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था को और सुगम बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे। इसमें देखिए, जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी 4 धाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज़ कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टिहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे ऐसे लोग जो लास्ट मिनट में जिनको फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें सुविधाएं आपको मुहैया करानी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी कर ली है। अब जहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन वाली बात है, अभी शासन स्तर पर मीटिंग